आज हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के बारे में। ठीक है, वैसे भी युद्ध के मैदान में मनोबल का बहुत ही अधिक महत्व होता है, आप सब लोग जानते होंगे। क्योंकि अन्य कार्यों में अगर हम बिना मनोबल के करते हैं तो उसमें तो सिर्फ आपका जो है कार्य धीमा होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में अगर हम मनोबल से विहीन है या मनोबल हमारा डाउन है या गिरा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप या तो युद्ध ही ना कीजिए, अन्यथा अगर ऐसी स्थिति में अगर युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित है, पराजय भी निश्चित है। ठीक है, वैसे भी मनोबल के बारे में हमारे बहुत से विद्वान, क्लाडविट्स को ही ले लीजिए, उन्होंने सीधे कहा है कि मनोबल को तलवार की धार कहा है। और यहाँ तक कि मार्गेंथाउ ने भी कहा है मनोबल के अभाव में सेनाएं निर्जीव, समझिए उनको निर्जीव होकर रह जाती हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध कला, अवधारणा एवं परिभाषा। ठीक, चलिए आज के युद्धों में, हालांकि युद्धों में हर समय चाहे जब भी रहा हो मनोबल का महत्व तो कभी कम नहीं रहा, लेकिन आज हम लोग उसको एक चैप्टर के रूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, करते भी हैं। चलिए, आधुनिक युद्धों का प्रमुख उद्देश्य शत्रु को अपनी नीतियां मानने के लिए मजबूर करना होता है। इसके लिए सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक उपाय किए जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि मनोबल के अभाव में बड़ी बड़ी सेनाएं जो है छोटी सेनाओं से पराजित हो गई हैं। और इतना ही नहीं, छोटी सेनाएं उच्च मनोबल के कारण बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, नेपोलियन का मानना है कि एक मनोबल युक्त सैनिक साधारण 3 सैनिकों पर भारी पड़ता है। अर्थात मनोबल और साधारण सैनिकों के बीच में 1:3 का अनुपात होता है। और आधुनिक युद्धों में मनोवैज्ञानिक तत्वों का काफी समावेश होता है। मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया एवं शत्रु का मनोबल गिराया जाता है। ये सत्य है, अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्राचीन काल से भी बाजा बजाना, ढोल बजाना, जैसे जो भी है युद्ध के मैदान या युद्ध के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। यहाँ तक कि मनोबल को गिराने के लिए जैसे आज के समय में है, शहरों पे बमबारी, महानगरों पर बमबारी की जाती है। युद्ध के मैदान में जरूरी नहीं है कि सेनाओं से ही युद्ध करना पड़े, अर्थात हर प्रकार से नागरिकों, क्योंकि आज के युद्धों में नागरिक और सैनिक किसी का महत्व कम नहीं है। हर व्यक्ति चाहे जो भी हो एन केन प्रकारेण युद्ध में भाग लेता है। कोई बॉर्डर पे लड़ता है तो कोई यहाँ रहकर उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। कहीं फैक्ट्रियों में हमारे हथियार बनते हैं, कहीं रिसर्च कर में नए नए हथियारों के बारे में रिसर्च किया जाता है कि अच्छे से अच्छे, घातक से घातक हथियारों को बनाया जा सके। तो कहने का मतलब आज के युद्ध में मनोबल का बहुत ही महत्व है। सेनाओं का बॉर्डर पे कम महत्व है, बल्कि वहाँ से अंदर हमारे नागरिकों का अधिक महत्व है। क्योंकि सेनाओं की एक जो जीवन रेखा होती है वे हमारे राष्ट्र के अंदर हमारे नागरिक कर्मचारी ही पूर्ण करते हैं। चलिए, मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया युद्ध काल के साथ साथ शांति काल में भी चलती रहती है। लिटिल हार्ट ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन वॉर में कहा है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का केंद्र मानव मस्तिष्क होता है, जिसमें मानव मनोवैज्ञानिक तरीके से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। और हिटलर ने भी मनोवैज्ञानिक युद्ध के समर्थन में कहा है कि मैं उन्हें सैन्य शक्ति से क्यों हतोत्साहित करूं, जबकि मैं अन्य सस्ते तरीके से और बेहतर ढंग से कर सकता हूं। इसमें यहाँ पर हिटलर और नेपोलियन मनोबल को बहुत ही अधिक महत्व देते थे। यहाँ तक कि उच्च मनोबल के कारण ही जो है नेपोलियन युद्ध के मैदान में 40,000 सैनिकों के बराबर होता था। अकेला व्यक्ति इक्वल 40,000, अकेला व्यक्ति इक्वल 40,000, जबकि बहुत ही ये संख्या बहुत ही अधिक लग रही है, लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने ऐसा ही लिखा है। उन्होंने खुद ही कहा है, जिन्होंने नेपोलियन को युद्ध में बंदी बनाया था वाटरलू के संग्राम में, जनरल वेलिंगटन ने। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा है कि झूठी अफवाहें फैलाकर शत्रु देश की जनता में आपस में कलह उत्पन्न करना चाहिए। अगर देश में दंगा फैला हुआ हो तो वहाँ के राजा जो है क्या लड़ने की क्षमता रखेगा? बिल्कुल नहीं, उसकी लड़ने की क्षमता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। सेना में मनोबल का विशेष महत्व होता है और नेपोलियन के अनुसार साधारण सैनिकों एवं मनोबल युक्त सैनिकों में 1:3 का अनुपात होता है। अर्थात मनोबल युक्त सैनिक, उसके पास 3 गुना ताकत अधिक होगी।
3 गुना कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। और ताजविर्फ ने भी कहा है कि शक्ति अगर तलवार की मूठ है तो मनोबल तलवार की धार है, अर्थात मनोबल के द्वारा ही जो है युद्ध को जीता जाता है, या मनोबल के द्वारा ही एक सैनिक दूसरे सैनिकों के ऊपर भारी पड़ता है या मारता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा शीत युद्ध मनोवैज्ञानिक तरीका या मनोवैज्ञानिक का ही एक स्वरूप है। सैन्य मनोविज्ञान में श्रेष्ठ सेना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैन्य मनोविज्ञान जो है सेना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर बार बार सफलताएं मिलने लगे तो सेनाओं का मनोबल अपने आप ऊंचा बना रहता है। जिस प्रकार सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था, सेनाएं भले उसकी चाहे जितनी भी रही हों, लेकिन युद्धों में जब सफलता मिलना प्रारंभ हो गई तो मनोबल सैनिकों का अपने आप ऊंचा होता चला गया। यहाँ तक कि बहुत से युद्ध सिकंदर ने ऐसे भी लड़े जहां पर कि उसके एक भी सैनिक नहीं मारे गए। उसकी युद्ध कला है। यहाँ तक कि हम लोग आज मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक पेपर के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन जबकि इसका महत्व जो है आदिकाल से नहीं, बिल्कुल गुरिल्ला युद्ध की तरह प्राचीन युद्धों से भी चला आ रहा है, किन्हीं न किन्हीं रूप में, बिना नाम के, ठीक, हर प्रकार के युद्धों में प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे हम थोड़ा सा आप लोगों को उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे महाकाव्य काल में दे सकते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देकर मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया था। आप लोग देखे होंगे युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन को मोह हो गया था कि हमारे सभी दोनों तरफ हमारे परिवार वाले ही हैं, इनसे हम क्या लड़ेंगे, क्यों मरेंगे, किसको मारेंगे, इन्हीं को मारेंगे, इन्हीं के लिए मरेंगे, क्या मतलब रहेगा ऐसे युद्ध का, ऐसे युद्ध को जीतने का जहाँ पर अपनों को ही मारना और मरना पड़े अपनों के लिए। तो वहां पर अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन के उस मोह को भंग करते हुए इनको युद्ध के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया था, अन्यथा अर्जुन की क्षमता वहीं समाप्त हो गई थी युद्ध लड़ने की। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण आप सब लोग जानते हैं। अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह फैलाई गई थी। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारा और द्रोणाचार्य को सामने जाकर कहा, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर द्रोणाचार्य के होश खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर भी द्रोणाचार्य की बेवकूफ़ी ही है। भाई जब लड़के को युद्ध के मैदान में भेजे हैं तो मरना और मारना क्या है भाई? मरने के लिए तो मरने और मारने के लिए आया है, तो उसकी मौत पे इनको डर काहे होना चाहिए? इनका तो क्रोध और उबल जाना चाहिए। आगे देख सकते हैं, अंगद द्वारा रावण के दरबार में भगवान राम अंतिम समय में जो है युद्ध को रोकने का एक अंतिम तरीका अपनाया था। अंगद को रावण के दरबार में शांति दूत बनाकर भेजा था, लेकिन वहां पर अंगद ने अपनी ताकत दिखाकर शायद लंका वासियों या लंका दरबार में यह साफ दिलाया था कि जब आप एक बंदर का या एक पैर नहीं उठा सकते तो इतनी बड़ी बानरों की सेना से आप लड़ोगे कैसे? लेकिन जिसके सर पर मौत मंडरा रही हो उसके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। एक प्रकार से अंगद के दरबार में रावण ने अपना पैर दबाकर ये दिखाना चाहा था कि मनोवैज्ञानिक रूप से रावण ये समझ ले उसके योद्धाओं में कितना बल है, यहाँ के अगर भगवान राम पे एक बंदर में कितनी ताकत है। ठीक है। और विभीषण द्वारा रावण को फिर राम की शक्ति बताकर रावण को समझाने का प्रयास किया था कि भगवान राम, उनकी शक्ति अजय है, उनसे जीत नहीं पाओगे। लेकिन रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया। भगवान कृष्ण को अंतिम समय जब पांडवों ने दूत बनाकर भेजा था दुर्योधन के दरबार में, तो दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर वो बंदी नहीं बना पाया। अकेले एक जो है, जिसको दुनिया की बात छोड़िए, दुर्योधन स्वयं भी एक ग्वाले के नाम से जानता था, उनको जब बंदी नहीं बना पाया तो उसको वहीं पर समझ लेना चाहिए कि ये ग्वाला जिसके पक्ष में है, जब इसको हम इतने नहीं बंदी बना पाए तो उस पक्ष में तो और भी हैं, अकेला ही हमारे पूरे दरबार के लिए पर्याप्त है। लेकिन समझ में नहीं आया किसी को। आगे देख सकते हैं कि युद्ध के समय शंख ध्वनि बजाना, बाजे बजाना आदि के द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जाता है और शत्रु का गिराया जाता है। मनोविज्ञान का नामकरण सर्वप्रथम हार्वर्ड की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड में 1897 से मिलता है और सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना लिपजिंग अर्थात जर्मनी में किया गया था और सैन्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1917 में अमेरिका में हुई थी। इसके पश्चात सैन्य विज्ञान विषय के रूप में जर्मनी एवं अमेरिका के विश्वविद्यालय में चलने लगा। अब हम देख सकते हैं कि ये शुरुआत विदेशी राज्यों में चला, वो भी 20वीं शताब्दी में।
जबकि इसके पहले से ही मनोवैज्ञानिक युद्धों का प्रभाव महाकाव्य काल से क्या हमारे विचार से इन किन प्रकार हर प्रकार के युद्धों में होता चला आ रहा है। अच्छा, ये लिखिए हो पहले से, वीडियो बना रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के काल में जर्मनी तथा अमेरिका ने युद्ध में मनोविज्ञान का उपयोग तो किया, परंतु कोई महत्वपूर्ण विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ। उसी तरह से जैसे मनोविज्ञान का प्रयोग महाकाव्य काल में भी होता रहा, पहले भी होता रहा, लेकिन इस विषय संबंधित कोई भी ज्ञान किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी गुरुकुल में नहीं पढ़ाया गया। सन 1917 से 21 के बीच अमेरिका ने युद्ध विभाग के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक सेवा प्रारंभ की। इससे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के कार्य में गति आई। सन 1921 और 1939 के बीच जर्मनी ने सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में गंभीरता दिखाते हुए हाई कमान के अंतर्गत साइकोलॉजिकल जनरल स्टाफ का गठन किया। इस संगठन को 4 विभागों में बांटा गया था। कौन कौन विभाग थे वो? अनुसंधान विभाग, परीक्षण विभाग, सुरक्षात्मक मनोबल विभाग, आक्रमणात्मक मनोबल विभाग। ये जो है चारों विभाग साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक जनरल स्टाफ के अंतर्गत किया गया था। और इसी समय के दौरान जर्मनी ने सैन्य मनोविज्ञान का विकास काफ़ी कर लिया, अर्थात सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अधिकतम विकास किया वो है जर्मनी। और उसी क्षेत्र में आप देखे होंगे कि जर्मनी जैसा छोटा सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह जो है बड़े बड़े संपूर्ण विश्व से ये 2-3 राष्ट्र मिलकर अकेले ही टकरा गए थे, जबकि मैप की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बहुत ही छोटे छोटे राष्ट्र हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना का मनोबल काफ़ी ऊंचा था। इसी कारण युद्ध के प्रारंभिक दिनों में जर्मनी को काफ़ी बढ़त हासिल थी। बाद में अमेरिका ने जर्मनी को पीछे कर दिया और सोवियत संघ में मनोविज्ञान का जन्म 1936 में हुआ, जबकि 1936 के पहले तक रूस का सैन्य मनोविज्ञान जर्मनी के मनोविज्ञान पर आधारित व प्रभावित रहा। 1947 के बाद भारत की सशस्त्र सेनाओं में मनोविज्ञान को अधिक प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारत की फौज ही ऐसी फौज है जो कि थल सेना भारत की विश्व की नंबर 1 की फौज मानी जाती है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता अगर है तो है भारतीय सेनाओं में। अन्यथा कारगिल के संग्राम में जब इतनी ऊंचे स्थानों पर आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के घुड़पैठियों ने कब्जा कर लिया था, तो विश्व का कोई भी राष्ट्र ये नहीं समझ पाया और जान भी नहीं पाया, यहाँ तक कि कोई भी राष्ट्र ये नहीं समझ पाया कि भारत इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः कर पाएगा, जबकि हमारे जवानों ने ऐसा कर दिखाया। इसी कारण भारत की सेना का मनोबल काफी ऊंचा बना हुआ है। इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसी शक्तियों ने भी अपनी सेना में मनोविज्ञान को विशेष महत्व दिया और वर्तमान समय में लगभग कई देशों में सैन्य मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गई हमारी, अभी तक हम लोग अवधारणा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं मित्रों, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा पढ़ने में आप लोगों को आनंद भी नहीं आएगा, आप लोग उबने लगेंगे, इसलिए इस वीडियो के बाकी हम दूसरे पार्ट में हम बना देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।